फिजियोलॉजी ऑफ वॉमिटिंग। आइए जानते हैं कि वॉमिटिंग यानी कि वमन की प्रक्रिया हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम के लेवल पर और मस्कुलर के लेवल पर कैसे परफॉर्म होती है। वॉमिटिंग का मतलब होता है हमारा जो अपर जीआई ट्रैक है उसका सारा कंटेंट माउथ से बाहर निकल जाना। अपर जीआई ट्रैक यानी कि माउथ से लेकर ड्यूडेनम तक हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अपर जीआई ट्रैक का कोई भी जब पार्ट उसमें किसी भी कारण से इरिटेशन या डिस्टेंशन होने लगे तो वो एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस भेजता है हमारे ब्रेन में मेडुला के पार्ट में। मेडुला में क्या रहता है? वॉमिटिंग सेंटर। तो वॉमिटिंग सेंटर में अपर जीआई पार्ट जो इफेक्टेड होता है, इरिटेटेड होता है, वो वेगस नर्व एंड सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में वॉमिटिंग सेंटर में जो मेडुला में लोकेटेड होता है उसको स्टिमुलेशन भेजता है और वो स्टिमुलेट हो जाता है। फिर वॉमिटिंग सेंटर से बैक हमारे शरीर में स्टिमुलस आते हैं, मतलब सिग्नल्स आते हैं। ये सिग्नल्स हमारे अपर जीआई ट्रैक में 5th 7th 10th एंड 12th क्रेनियल नर्व्स के थ्रू पहुंचते हैं और हमारे डायफ्राम में एंड एब्डोमिनल मसल्स में स्पाइनल नर्व्स के थ्रू ये सिग्नल्स आते हैं फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है, अब वॉमिटिंग का एक्ट कैसे होता है? वॉमिटिंग जो होती है वो 3 स्टेप्स में इसकी फिजियोलॉजी बताई गई है। नोज़िया में क्या होता है? जो हमारा जीआई ट्रैक है उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। ये मूवमेंट, इसका क्या फंक्शन होता है? ये फूड को नीचे की तरफ धकेलती है, फूड की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो ये मूवमेंट नोज़िया के दौरान कम हो जाती है एंड साथ ही साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में ये मूवमेंट रिवर्स हो जाती है। वहाँ पे रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होने लगता है, मतलब फूड को ये मूवमेंट नीचे की जगह ऊपर की ओर धकेलने लगती है। इसके बाद आती है रेचिंग। रेचिंग में क्या होता है? जो हमारा ग्लॉटिस है वो क्लोज हो जाता है। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रिवर्स होने लगती है तो हमारा ग्लॉटिस क्लोज हो जाता है एंड इसके साथ ही हमारा जो स्टमक है उसका एंट्रम जो एरिया है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एंड जो फंडल एरिया है, फंडस पार्ट एंड कार्डिया पार्ट, वो रिलैक्स होने लगता है। एंड फाइनली जो स्मॉल इंटेस्टाइन के कंटेंट्स होते हैं वो माउथ के थ्रू एक्सपेल आउट हो जाते हैं। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, जब हम एक डीप ब्रीथ लेते हैं तो हमारा जो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस लैरिंग्स का एक पार्ट होता है, वो क्लोज हो जाता है। ग्लॉटिस के क्लोज होने पर लैरिंग्स ऊपर की ओर उठ जाता है, जिसके कारण ईसोफेजियल स्फिंक्टर जो कि स्टमक एंड हमारे ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप के बीच का गेट होता है वो ओपन हो जाता है। एंड दूसरी चीज़ क्या होती है? जो हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है वो और ऊपर की तरफ एलिवेट हो जाता है, जिसके कारण हमारी जो पोस्टीरियर नेरीज होती है, पोस्टीरियर नेरीज जहाँ से नेज़ल कैविटी का डिस्चार्ज आता है बैक ऑफ द थ्रोट से, वो पोस्टीरियर नेरीज जो होती है वो क्लोज हो जाती है। तो ग्लॉटिस क्लोज होके लैरिंग्स ऊपर उठ जाता है, ईसोफेजियल स्फिंक्टर ओपन हो जाता है एंड पोस्टीरियर नेरिस क्लोज हो जाती हैं। एंड इसके बाद क्या होता है? डीप ब्रीथ के कारण, मतलब इंस्पिरेशन के कारण डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। डायफ्राम नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे की ओर उसकी डायरेक्शन होती है, तो थोरैसिक कैविटी जो है वो और एक्सपैंड हो जाती है, जिसके कारण उसके अंदर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। थोरैसिक कैविटी के अंदर नेगेटिव प्रेशर के कारण जो ईसोफेगस स्फिंक्टर है वो ओपन रहता है एंड साथ ही साथ इस कंडीशन में जो हमारा एब्डोमिनल वॉल के मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्टमक को स्क्वीज़ करके स्टमक को पीछे की तरफ धकेलते हैं, जिससे स्टमक के अंदर इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड ईसोफेगिस ओपन रहता है और हमारा जो पाइलोरस है वो क्लोज रहता है। पाइलोरस जो स्टमक का दूसरा एंड होता है वो क्लोज रहता है, जिसके कारण एक जो कंटेंट है स्टमक का वो गश आउट हो जाता है ईसोफेगस के थ्रू माउथ में एंड माउथ से बाहर। ठीक है, तो ये था फिजियोलॉजी ऑफ वॉमिटिंग। इस तरह से वॉमिटिंग नर्वस सिस्टम से उस लेवल पर काम करके हमारे एब्डोमिनल मसल, हमारे ग्लॉटिस, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सब को स्टिमुलेट करके किस प्रकार से हमारे स्टमक का जो कंटेंट है उसको माउथ के थ्रू बाहर निकालती है, ये मैंने आपको बता दिया। फिजियोलॉजी ऑफ विरेचन।
आइए जानते हैं कि जो विरेचन है उसके हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम के लेवल पर क्या प्रक्रिया होती है। विरेचन में क्या होता है, जो लिक्विड स्लरी मटेरियल होता है, मतलब जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड, वाटर और अनएब्जॉर्ब्ड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड मटेरियल होते हैं, वो रेक्टम के थ्रू जब एक्सपेल आउट होता है फ्रॉम द लोअर जीआई ट्रैक, तो उस प्रक्रिया को हम डायरिया बोलते हैं। ये होता क्यों है? देखिए, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसमें कुछ रीअरेंजमेंट्स होती हैं, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अनबैलेंस हो जाती है और उसके जो फंक्शंस होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, उसकी वॉल से जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन होता है, तो ये फंक्शंस में जब डिस्टर्बेंस आ जाती है, सिक्रीशन में, एब्जॉर्प्शन में, स्टोरेज फंक्शन में डिस्टर्बेंस आ जाती है, that result in large stool diarrhea और small stool diarrhea। एंड इसके अलावा जो इमोशन स्ट्रेस होता है या फिर कुछ इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स होते हैं, उससे भी डायरिया हो सकता है। आइए देखते हैं रोल ऑफ नर्व्स, इमोशंस एंड ड्रग्स ऑन कॉलोनिक मोटिलिटी। सबसे पहले तो है पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे कोलोन की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, मोटिलिटी होती है, उसको इंक्रीज़ करती हैं, जबकि जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं वो कॉलोनिक मोटिलिटी को डिक्रीज़ करती हैं। कई तरह के ड्रग्स जैसे कि मॉर्फिन होता है, ये हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बहुत ज़्यादा मिक्सिंग टाइप मूवमेंट कर देता है, मतलब अनबैलेंस कर देता है। तो दूसरी और कई तरह के इमोशंस लाइक एंजाइटी, सेंटिमेंट्स, ये हमारी मूवमेंट जो होती है गट की, उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, जबकि अदर इमोशंस लाइक डिप्रेशन, ये हमारी कॉलोनिक मूवमेंट को इनहिबिट करती है, स्लो कर देती है। एंड एंजाइटी जो है वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अगर किसी पेशेंट को है तो वो उसमें और ज़्यादा एग्रीवेट कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है। तो ऐसे पेशेंट्स में साइकोथेरेपी जो है वो बहुत काम आती है, बहुत बेनिफिट्स देती है। डीफिकेशन रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं जो डीफिकेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ये है इंट्रिंसिक रिफ्लेक्स, जो लोकल एंटेरिक रिफ्लेक्स भी जिसे कहते हैं, एंड दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक डीफिकेशन रिफ्लेक्स। तो देखते हैं कि इंट्रिंसिक रिफ्लेक्स में क्या होता है। हमारे ब्रेन से कुछ एफरेंट इम्पल्सेस होती हैं, वो माइंट्रिक प्लेक्सिस तक पहुंचती है, मतलब ब्रेन से सिग्नल्स पहुंचते हैं माइंट्रिक प्लेक्सिस पर। माइंट्रिक प्लेक्सिस एक नर्व्स का नेटवर्क होता है, नसों का जाल होता है, जो हमारे इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर, मतलब इंटेस्टाइन के जो आउटर लेयर है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल से बनी हुई है एंड जो इनर लेयर है वो सर्कुलर स्मूथ मसल से बनी है। दोनों लेयर्स के अंदर ये माइंट्रिक प्लेक्सिस होता है, जिसको सिग्नल मिलते हैं हमारे ब्रेन से। जब ये ब्रेन से सिग्नल लेता है तब ये क्या फंक्शन करता है, हमारा जो डिसेंडिंग कोलोन है, सिग्मोइड कोलोन है, रेक्टम है, उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एनस के दो स्फिंक्टर्स होते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर। दोनों स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाते हैं एंड पेशेंट स्टूल पास कर देता है। सेकंड है पैरासिम्पैथेटिक डीफिकेशन रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को कुछ सिग्नल्स मिलते हैं और कुछ हमारे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं, देखिए ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल्स मिलते हैं एंड देन उसके बाद क्या होता है कि स्टिमुलेशन से पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो होती हैं वो सिग्नल्स भेजती हैं हमारी पेल्विक नर्व्स को, जिसके कारण डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन एंड रेक्टम, एनस, ये इन सब की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो इंक्रीज़ होती है एंड जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाता है। मतलब ब्रेन ने सिग्नल भेजा स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड से पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स ने सिग्नल भेजा पेल्विक नर्व्स को, जिसके कारण जो डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम, एनस, इनमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाती है और रिलैक्स हो जाता है इंटरनल स्फिंक्टर, जिससे डीफिकेशन का प्रोसेस होता है। तो ये दो रिफ्लेक्सेस थे जो काम करते हैं डीफिकेशन प्रोसेस में।
और जो विरेचन है ये आपको पता है कि पित्त को एलिमिनेट करता है बॉडी से। डिफरेंट टाइप ऑफ परगेटिव ड्रग्स मैंने आपको बता दिए हैं, उनका क्या फंक्शन है, उनका क्या मोड ऑफ एक्शन है, ये सब मैंने आपको विरेचन के क्लास में बताया है। नेक्स्ट इज अक्षितर्पण। अक्षितर्पण मीन्स होल्डिंग मेडिकेटेड ऑयल ओवर योर आईज एंड सराउंडिंग एरियाज ऑफ आई फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय के लिए मेडिकेटेड ऑयल को अपनी आइज़ में एंड सराउंडिंग आई एरिया में होल्ड करके रखना। अक्षि का मतलब होता है आइज़ एंड तर्पण का मतलब होता है न्यूट्रिशन। अक्षय तर्पण एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम आइज़ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एंड आई मसल्स को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये कई प्रकार के आई डिसीजेस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव एरर, ज़ीरोफ्थैल्मिया एक्सेट्रा। एंड ये आइज़ की ब्यूटीज़ को भी इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल होता है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम इस प्रोसेस में पेशेंट को कंफर्टेबली एक टेबल पर लेटाते हैं और उसके आई सॉकेट के सराउंडिंग एरियाज़ में 1.5 इंच से बनी एक सर्कुलर बाउंड्री लगाते हैं। वो सर्कुलर बाउंड्री हम जो ब्लैक ग्राम होता है, उड़द का आटा होता है, उससे बनाते हैं 1.5 इंच हाइट की, और फिर उसको आइज़ के सराउंडिंग एरिया में आई सॉकेट में लगा देते हैं, ताकि जो हम ऑयल उस सर्कुलर बाउंड्री के अंदर भरें तो वो वहीं पे कुछ टाइम के लिए होल्ड रहे। इसमें हमने कई पॉइंट्स नोट करने होते हैं। जो घी होता है या ऑयल होता है उसमें जैसे त्रिफला घी जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कई पेशेंट्स को उस उस घी से इतना कंफर्ट फील नहीं होता। दे डोंट फील कंफर्ट विद त्रिफला घी। उनकी आइज़ में कई बार रेडनेस भी आ जाती है। तो ऐसे केस में आप सिंपल काऊ घी यूज़ कर सकते हैं, और जिनको सूट करता है उनको त्रिफला घी यूज़ करवा सकते हैं, क्योंकि उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। मैंने अपने कई पेशेंट्स को अक्षय तर्पण दिया है जिसमें एक हफ्ते के अंदर उनका 0.5 सिलेंड्रिकल नंबर जब उन्होंने चेक करवाया तो कम हुआ है। तो ऐसे केस में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो आप वार्म ऑयल या घी यूज़ करेंगे वो आपने डायरेक्टली अग्नि पर गर्म नहीं करना है। आपने गर्म पानी में ऑयल को एक कटोरी में डाल के गर्म करना है। यू विल हीट द ऑयल नॉट डायरेक्टली ऑन द फायर। उसको गर्म पानी से आपने गर्म करना है, ठीक है। एंड जब आप ऑयल पेशेंट के आई सॉकेट में डाल देते हैं तब पेशेंट को आप एडवाइस करिए कि वो मोशनलेस रहे, बिल्कुल पीसफुल काम रहे। एंड उस दौरान आपने उसको एडवाइस करना है कि वो अपनी आई को ब्लिंक करे ऑयल के अंदर। जब उसकी आइज़ पूरी ऑयल में डिप हो जाती हैं देन ओपन एंड क्लोज द आइज़ फ्रीक्वेंटली सो दैट जो ड्रग है वो आई बॉल को और सराउंडिंग एरियाज़ को अच्छे से टच हो जाए। अक्षय तर्पण से विजन इम्प्रूव होती है, और जो इंजरी होती है आइज़ में या आइज़ में ड्राइनेस होती है वो इम्प्रूव होती है। एंड कैटरेक्ट की होने के चांसेस कम रहते हैं अगर आपके पेशेंट रेगुलर अक्षय तर्पण करवाते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर्स को करेक्ट करती है, आइज़ की नर्व्स एंड मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन में हेल्पफुल होती है, और आइज़ में जो टायर्डनेस होती है, आंखें थकी सी होती हैं, आंखों से डिस्चार्ज होता है, तो उस केस में बहुत हेल्पफुल रहती है, और रिलीव्स द टेंशन इन द आई सॉकेट्स। तो ये सारी कंडीशंस हैं जिसमें अक्षय तर्पण आपको बहुत ही फ़ायदा देता है। ये जो प्रोसीजर है डेली हम एक बार पेशेंट पे परफॉर्म करते हैं और 7 दिन तक इसको कंटिन्यूसली करना चाहिए। और उस दौरान स्ट्रिक्टली आप अपने पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो बिल्कुल भी अपनी आँखों को स्ट्रेस ना दें, यानी कि टीवी ना देखें, स्क्रीन से दूर रहे, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह फ़ोन स्क्रीन से दूर रहे, और डस्ट से बचे। तो ये सारे प्रिकॉशंस लेने होंगे, नहीं तो उसको डस्ट से एलर्जी भी हो सकती है। तो कम से कम 15 डेज़ तक उसको ये प्रिकॉशंस लेने चाहिए। एंड ऑल्सो जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द प्रोसीजर एडवाइस योर पेशेंट टू अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द लाइट। इसमें जो आई ब्लिंक करते हैं पेशेंट ड्यूरिंग द अक्षय तर्पण प्रोसीजर, अगर वाता दोष प्रोमिनेंट है तो उसको 100 टाइम्स ब्लिंक करनी है।
पित्त दोष प्रोमिनेंट है तो उसको 200 टाइम्स आई ब्लिंक करनी है, एंड अगर कफ दोष प्रोमिनेंट है तो उसको 300 बार आई ब्लिंक करनी है। एंड डेली जो काउंट है ब्लिंकिंग का वो हम इंक्रीज़ करते हैं बाय 50 टाइम्स। थैंक यू।